तो हम लोगों ने वेव ऑप्टिक्स वाला पार्ट स्टार्ट किया था और वाईडीएसई चल रहा था। तो अभी तक जो बातें वाईडीएसई में हुई हैं उसमें कोई डाउट है तो बताओ। देखो प्रोसेस सीधा सीधा ये है कि दोनों सोर्सेज से जो वेव्स निकल रही हैं, ठीक है, उन दोनों वेव्स का हमें निकालना है पाथ। ठीक है, उनके पाथ में जो डिफरेंस है ये हो गया उनका पाथ, एक का पाथ x1 और एक का पाथ x2। ठीक, पाथ में डिफरेंस अगर होगा तो फेज में डिफरेंस होगा, तो पाथ डिफरेंस को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं फेज डिफरेंस में, और हमको फेज डिफरेंस अगर मिल गया तो हम लोग किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटेंसिटी के बारे में कमेंट कर सकते हैं। बेसिक बात बस इतनी सी है। तो होता क्या है कि अलग अलग पॉइंट्स पे कहीं कहीं पे पार्ट डिफरेंस लैम्डा का मल्टीपल आता है, कहीं कहीं पे पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल आता है। तो जहां जहां ऑड मल्टीपल होता है लैम्डा बाई 2 का, वहां वहां डार्क फ्रिंज बनती है, और जहां लैम्डा का मल्टीपल आता है वहां वहां ब्राइट फ्रिंज बनती है। तो ये पूरा का पूरा पैटर्न जो बना हुआ है ये हमें पूरा वो स्क्रीन पे नजर आता है। अगर हम येलो लाइट से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो हमको येलो ब्लैक इस तरह से फ्रिंजेस नजर आएंगे। ध्यान रखना, डार्क वाला फ्रिंज ब्लैक तभी बनेगा जब दोनों सोर्सेस का इंटेंसिटी सेम होगा, क्योंकि सेम होगा तो कैंसिल होके जीरो बचेगा डिस्ट्रक्टिव में। अगर सेम नहीं हुआ, I1 I2 हुआ, तो कई बार ये भी बोलते हैं कि अगर हमें पैटर्न अच्छे से देखना है, मतलब शार्प पैटर्न देखना है, तो दोनों सोर्सेस की इंटेंसिटी इक्वल क्यों होनी चाहिए। तो ये बात एक्सप्लेन कर सकते हो इक्वल होने से क्या बेनिफिट है? तो भाई यस सर। अगर इक्वल नहीं होंगी तो क्या होगा कि जो मिनिमम इंटेंसिटी है वो जीरो नहीं होगी। अच्छा, जीरो नहीं होगी तो क्या होगा, मान लो येलो लाइट से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि जो ब्राइट फ्रिंज है वो बहुत ब्राइट होगी येलो में, और जो डार्क फ्रिंज है वो थोड़ी सी लाइट येलो होगी, मतलब ब्राइट येलो और लाइट येलो। तो इनको देखना ज्यादा आसान है, या फिर ब्लैक हो तभी काम चले। तो ब्लैक होगा तो ब्लैक कब होगा, जब ये दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। I1 I2 सेम रखते हैं नॉर्मली, बट इसका ये मतलब नहीं कि I1 I2 सेम होना ही चाहिए, नहीं होगा सेम, इंटरफेरेंस तब भी होगा, इंटेंसिटी में वेरिएशन आएगा, बट ये कि जीरो इंटेंसिटी वाला पॉइंट हमको नहीं मिलेगा फिर। ठीक है, बताओ। तो देखो, जो डिफॉल्ट वाला YDSE है वो तो यही है। इसमें एक पॉइंट और नोट कर लो, एंड दैट इज एवरेज इंटेंसिटी ऑन स्क्रीन। एवरेज इंटेंसिटी ऑन स्क्रीन। तो देखो, किसी भी फंक्शन का एवरेज निकालना है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला है? रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस फाइव। और कॉस फाइव की वैल्यू स्क्रीन के अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग है, यानी कॉस का फंक्शन है। तो अगर हम उस पूरे इक्वेशन का एवरेज लेंगे तो क्या कॉस फाइव का एवरेज वैल्यू जीरो हो जाएगा? तो जो एवरेज इंटेंसिटी निकल के आएगी स्क्रीन के ऊपर, इट इज सिंपली I1 प्लस I2। ठीक है, व्हाट इज एवरेज इंटेंसिटी ऑन स्क्रीन? इट इज सिंपली I1 प्लस I2। और अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये I मैक्सिमम प्लस I मिनिमम का मीन वैल्यू भी बनेगा। तो दोनों ध्यान रखो, इसको I1 प्लस I2 भी बोल सकते हैं, या फिर I मैक्स प्लस I मिनिमम बाई 2। और एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं हम लोग फ्रिंज विजिबिलिटी। फ्रिंज विजिबिलिटी, इसको ईटा से डिनोट करते हैं। एंड फ्रिंज विजिबिलिटी का फॉर्मूला है, फ्रिंज विजिबिलिटी इज डिफाइंड एज I मैक्सिमम माइनस I मिनिमम अपॉन I मैक्सिमम प्लस I मिनिमम। ठीक है ना? तो तुम ध्यान से देख सकते हो कि ये एक तरह का फ्रैक्शन है या नहीं है? तो इस फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? फ्रिंज विजिबिलिटी का जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये एक तरह का फ्रैक्शन है, देखो तो ध्यान से। तो फ्रिंज विजिबिलिटी मतलब फ्रिंजेस के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना हमको क्लियर नजर आ सकता है, इस बात को ये मेजर करेगा। तो इस फ्रैक्शन है क्योंकि, तो फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। और तुम ध्यान से देखो कि 1 कब बनेगी, जब I मिनिमम की वैल्यू 0 होगी। ठीक है ना? बोलिए। ईटा इज मैक्सिमम इक्वल टू 1 व्हेन I1 इज इक्वल टू I2, दैट इज I मिनिमम 0 होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट आगे फिर हेडिंग डालते हैं इसमें,
वेरिएशंस इन YDSE। अब देखो है क्या, जो डिफॉल्ट वाला YDSE हम लोगों ने देखा वो तो एक तरह से डिफॉल्ट हो गया। अब अगर हम उसी में कुछ चेंजेस करते हैं तो हमारे रिजल्ट्स में कैसे चेंज आएगा, क्वेश्चंस में क्या क्या वेरिएशंस हो सकते हैं, तो वो सारी बातें अलग से देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो हेडिंग पड़ेगा वो यही है कि व्हेन एंगल थीटा इज नॉट स्मॉल। ठीक है, और एंगल थीटा स्मॉल है या नहीं स्मॉल है ये पता कैसे चलेगा, तो ये हमको इससे भी पता चल जाएगा इफ लैम्डा इज कंपेरेबल टू डी। नॉर्मली क्या होगा, नॉर्मली जो कैपिटल डी होता है, बताया था कैपिटल डी क्या था, कैपिटल डी था स्लिट वाला जो प्लेन है और जो स्क्रीन है उसके बीच का डिस्टेंस। कैपिटल डी स्मॉल डी से बहुत बड़ा होगा, नॉर्मली कैपिटल डी होगा मीटर में, स्मॉल डी होगा मिलीमीटर में। और लैम्डा, लैम्डा क्योंकि विजिबल लाइट हम लोग पढ़ रहे हैं तो लैम्डा नैनोमीटर में है। ठीक है ना, तो लैम्डा नॉर्मली स्मॉल डी से बहुत छोटा होगा, जो डिफॉल्ट वाला YDSE जो हम लोगों ने अभी तक किया। बट अगर कभी कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें लैम्डा और डी की वैल्यूज आपस में कंपेरेबल हैं, तो उस क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू स्मॉल नहीं होगी, और थीटा नहीं स्मॉल होगा तो कहाँ चेंज करना होगा। तो देखो चेंज एक ही है, जिस स्टेप में हम लोगों ने डी साइन थीटा को, ऊपर देखो, ये देखो, ये जो स्टेप लगाया हुआ है ध्यान से देखो, थीटा स्मॉल था तो क्या किया था, थीटा स्मॉल था तो साइन थीटा को हमने अप्रोक्सीमेटली टेन थीटा लिख दिया था, और टेन थीटा की वैल्यू लिख दी थी y/d। तो अगर थीटा स्मॉल नहीं है तो क्या करेंगे, तो भाई हम ये काम नहीं कर सकते। बट क्या हम साइन थीटा से टेन थीटा या टेन थीटा से साइन थीटा निकाल तो सकते ही है ना, इक्वल नहीं होंगे ये दोनों। तो हम यहीं पे रुक जाएंगे, मतलब यहीं पे रुकने का मतलब है कि डेल्टा एक्स की वैल्यू हम लोग सिर्फ क्या लिखेंगे, डी साइन थीटा। इसके बाद हम यहीं से शुरू करेंगे सॉल्व करना, जो भी मैथड लगाना शुरू करेंगे, साइन थीटा को टेन थीटा नहीं लिखेंगे बस। तो यही हमारी बेसिक इक्वेशन बनेगी। अब इस इक्वेशन से तुम एक बात और ऑब्जर्व करो, डेल्टा एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, डेल्टा एक्स का मैक्सिमम वैल्यू डी हो सकता है जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो, और थीटा 90 का मतलब हुआ दैट इज थ्योरेटिकली एट इंफिनिटी। भाई YDSE में तुम अगर थीटा 90 करो तो प्रैक्टिकली तो पॉइंट मिलेगा नहीं, थ्योरेटिकली 90 डिग्री बोल सकते हैं, क्यों भाई। तो इसमें कई बार ये होता है कि फ्रिंजेस कैसे निकालेंगे, तो अगर हमें निकालना है ब्राइट फ्रिंजेस तो प्रोसेस समझ लो क्या होगा। ब्राइट फ्रिंजेस के लिए डेल्टा एक्स को लिखेंगे एन लैम्डा, और ये इक्वल होगा डी साइन थीटा के। तो ऐसे समझ लो यहाँ से आपको मिलेगा साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा मिलेगा एन लैम्डा अपॉन डी, और साइन थीटा से हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे टेन थीटा की, ध्यान रखना वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इक्वल नहीं करेंगे। और जो भी टेन थीटा की वैल्यू आएगी उसको हम वाई अपॉन कैपिटल डी रखने के बाद वाई निकाल लेंगे। मैंने स्टेप्स लिख दिए हैं, बाकी जैसा भी होगा। इसी तरह से अगर डार्क फ्रिंज है तो फॉर डार्क फ्रिंजेस क्या करेंगे, डार्क फ्रिंजेस के लिए डेल्टा एक्स की वैल्यू 2n+1 टाइम्स लैम्डा बाई 2 के इक्वल करेंगे, इसको भी इसी तरह से डी साइन थीटा के इक्वल करेंगे, और आगे की कहानी फिर वैसे ही। ठीक है, बोलिए, बताओ ये स्टेप क्लियर है क्या या कोई डाउट है। दिस इज फर्स्ट वेरिएशन इन YDSE। वेरिएशन क्या है, ये है कि अगर वो अप्रोक्सीमेशन नहीं लग रहा है तो हमें क्या करना है। ठीक है, और एक चीज और हम यहाँ पे निकालेंगे, मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ फ्रिंज। तो मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ फ्रिंज का मतलब हुआ कि अगर हम एन लैम्डा को डी साइन थीटा लिख रहे हैं तो एन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो एन की मैक्सिमम वैल्यू डी अपॉन लैम्डा पड़ेगी, और इसी को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ फ्रिंज। इसकी जरूरत तभी पड़ेगी जब डी और लैम्डा कंपेरेबल होंगे। नॉर्मली जो डी की वैल्यू है मिलीमीटर में है और लैम्डा की वैल्यू नैनोमीटर में है, तो ऑर्डर बहुत ज्यादा होगा, तो उस क्वेश्चन में इसका कोई मतलब नहीं है। इसका काम तभी आएगा जब डी और लैम्डा आपस में कंपेरेबल होंगे, और हमसे ये पूछा जाएगा कि कितनी फ्रिंजेस बन रही हैं ये बताओ। ठीक है ना, बोलिए।
इस केस में इतना ही है, जितनी बातें लिखी हैं उसमें कोई डाउट है तो पता पूछिए, बोलो। कोई डाउट है इसमें तो पूछिए, नहीं तो ये क्वेश्चन करिए, देखो करो। सर ये n जो है वो टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस है, तो सर ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों को मिला के n है या फिर सिर्फ ऊपर वाले n है? नहीं, ये तो केवल, अब देखो उसमें ऊपर है नीचे है कहाँ है वो तो उस सेटअप पे डिपेंड करेगा। ये तो ये है कि n की वैल्यू ये बता रही है कि किस ऑर्डर तक फ्रिंज बन रहे हैं। अब पता चला कि राइट में भी है स्क्रीन, लेफ्ट में भी है स्क्रीन, तो सब जगह काउंट करनी पड़ेंगी, वो तो हमको मैनुअली काउंट करनी पड़ेंगी। ये सिर्फ ये बता रहा है कि n की मैक्सिमम वैल्यू क्या बन सकती है। काउंटिंग तो तुम्हें दोबारा करनी ही पड़ेगी उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ठीक है ना। ये समझ लो एक साइड की है सिर्फ। ओके सर। अब कोई तुमसे सर कहते हैं कि नहीं स्क्रीन जो है वो 45 डिग्री तक ही है, तो स्क्रीन 45 तक है तो 45 तक ही काउंट करना पड़ेगा, 90 तक तो पहुंचने की नौबत ही नहीं आएगी। तो ये तो बस तुम्हें एक थ्योरेटिकल वैल्यू दे रहा है कि n की थ्योरेटिकली मैक्सिमम क्या वैल्यू है। उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सिचुएशन क्या है वो तुम्हें अलग से समझ के करनी पड़ेगी, फॉर्मूला नहीं है कोई ये। हाँ, और क्या डाउट पूछ रहे थे? सर थियोरेटिकली सर थीटा 90 होगा तो सर इनफिनाइट पे सर बनेगी फ्रिंजेस, तो ये सर बहुत अच्छा पैटर्न बनेगा इनफिनाइट पे। अरे इनफाइनाइट पे प्रैक्टिकली तो नहीं बनेगी ना ऐसे सोचो ना। सर मतलब ऐसे पेपर में तो ये कह सकते हैं ना, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा अच्छा। नहीं, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा तो बन ही कहाँ पाएगा, ये बताओ, दिखेगा ही नहीं कुछ। 90 डिग्री वाला प्रैक्टिकली स्क्रीन के ऊपर फॉर्म नहीं होगा, ठीक है ना। बट मैं फिर से कहूंगा कि उस क्वेश्चन में क्या सिचुएशन है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। कोई भी चीज याद नहीं करनी है, समझनी है हर चीज। देखो करो, ये वाला क्वेश्चन करो। देखो जैसे स्टेप्स बताए हैं, पहले सबसे पहले वही काम करना है। फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज बताना है, तो देखो डेल्टा एक्स को हम लोग लिखेंगे डी साइन थीटा, ठीक है। और फर्स्ट ब्राइट के लिए एन लैम्डा में एन क्या लेना चाहिए? लैम्डा लेना चाहिए ना। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन थीटा देखो 1/3 आ जाएगा। तो टेन थीटा कितना होगा? तो टेन थीटा 1/√8 आएगा। टेन थीटा को लिखेंगे हम लोग y/कैपिटल D। तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी 1/√8। लेकिन ये तो एक ही आई है, ध्यान से देखो तो इसमें दोनों होंगी, मिलीमीटर नहीं होगा, सॉरी मीटर होगा। तो प्लस माइनस तुम्हें अपने पास से लगाना पड़ेगा कि प्लस में भी बनेगी और माइनस में भी बनेगी, क्योंकि YD ऐसी है भाई, y के पॉजिटिव साइड में भी है और y की नेगेटिव साइड में भी है। बात समझ में आई? यस सर। इसी तरह से डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा। फर्स्ट डार्क के लिए लैम्डा क्या लिखते हैं? तो फर्स्ट डार्क के लिए लैम्डा लैम्डा/2 लिखते हैं। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू 1/6 हो जाएगी। तो टेन थीटा की वैल्यू 1/√35 होगी। तो यहाँ से y की वैल्यू फिर से, अब तुम यहाँ पे देखोगे ना, इस पर्टिकुलर केस में ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो एक जैसा नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा डिफॉल्ट वाला YDAC नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्मॉल d और लैम्डा में कंपेरेबल हो गया ना, ये बोल जरूर रहा है YDAC सेटअप, बस थोड़ा चेंज हो गया है, ठीक है। और फिर निकालो n की मैक्सिमम वैल्यू, तो n की मैक्सिमम वैल्यू होगी d/लैम्डा। तो ये वैल्यू 3 आ रही है। अब जरा तुम स्क्रीन जरूर बना लेना, जल्दबाजी नहीं करना। अब तुम अगर स्क्रीन फॉर्म करोगे तो ये बताओ इस स्क्रीन पे सेंटर पे क्या बन रहा है? क्या यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है? बोलो।
और Yes, ये sir. जो 3 निकाला हुआ है ये कौन से थीटा पे बनेगा? ये बनेगा 90 डिग्री पे। तो ऐसे देखो कि प्लस इन्फिनिटी पे थर्ड ब्राइट फ्रिंज बनेगी। इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड ब्राइट फ्रिंज और फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज स्क्रीन के ऊपर बनेगी। थर्ड वाली जो ब्राइट फ्रिंज है वो स्क्रीन पे नहीं बनेगी। जैसा ऊपर होगा सिचुएशन वैसा ही बाई सिमेट्री नीचे भी होगा सिचुएशन। तो जरा बताओगे कि टोटल ब्राइट फ्रिंज ऑन स्क्रीन कितनी है? क्योंकि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, उसने ऑन स्क्रीन पूछा हुआ है। क्यों भाई? तो मैक्सिमा में क्या आंसर देंगे? मैक्सिमा कितनी है? 5 मैक्सिमा है। मिनिमा कितनी होंगी? बोलो, मिनिमा कितनी होंगी? तो ये बताओ कि फर्स्ट डार्क यहाँ कहीं आएगी, फिर सेकंड डार्क यहाँ कहीं आएगी, क्या थर्ड डार्क बनेगी स्क्रीन पे या नहीं बनेगी? ये बताओ। थर्ड वाली डार्क स्क्रीन पे बनेगी ना? तो मिनिमा जो है वो 6 होंगी। देखो ध्यान से, ये आंसर बनेगा हमारा। थीटा इक्वल टू 90 पे जो होगा वो नहीं बनेगा, उसके पहले वाला तो सारा ही बनेगा ना। बताइए। क्लियर है क्वेश्चन या नहीं? बताओ। सर ये थर्ड डार्क फ्रिंज वाला नहीं समझ। बेटा थर्ड ब्राइट फ्रिंज मतलब कि थीटा 90 पे है, तो थर्ड डार्क तो उसके पहले होगी ना, 2.5 लैम्डा। यस सर, यस सर. सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का मतलब डेल्टा एक्स 0, फिर डेल्टा एक्स 0.5 लैम्डा, फिर लैम्डा, फिर 1.5 लैम्डा, फिर 2 लैम्डा, फिर 2.5 लैम्डा, और ये वाला है 3 लैम्डा। तो 3 लैम्डा वाला 90 डिग्री पे है। 3 लैम्डा से पहले वाले तो सारे स्क्रीन पे बनेंगे ही बनेंगे, तो उनमें से काउंटिंग कर लो कितने आएंगे। यस सर. समझ गए ना? यस सर. बोलिए, किसी को डाउट है इसमें? तो सर मैक्सिमम ऑर्डर फ्रिंज. हम्म सर मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ फ्रिंज एन लैम्डा के लिए. अरे मतलब n की मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हैं। n की मैक्सिमम वैल्यू कब बनेगी? जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा। नहीं तो सर डार्क पे भी तो ले सकते थे. अरे यार, तो n की वैल्यू 2.5 हो जाती तो डार्क ही हो जाता ना वो। मैथ में क्यों उलझ रहे हो? ये थोड़े ना कहा है कि जो है n की वैल्यू इंटीजर ही आएगी। n की वैल्यू मान लो 2.5 आ जाती तो इसका मतलब वो डार्क डार्क होता। बोलो, ये बताओ। रिपीट पार्ट सी ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन इफ लैम्डा इज इक्वल टू 1 mm एंड d इज इक्वल टू 4.3 mm। बताओ आंसर क्या होंगे? बोलिए। So 8 maxima or 6 minima? 6 मिनिमा की 8 मिनिमा? सर मैक्सिमा 9 और मिनिमा 8। हाँ करेक्ट। मैक्सिमा 9 होंगी और मिनिमा 8 होंगी, क्योंकि n की मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे तो वो आई 4.3। बोलो, तो 4.3 का मतलब है कि अब स्क्रीन के ऊपर क्या क्या होंगी?
मैक्सिमा कौन कौन सी होंगी? मैक्सिमा होंगी एक तो डेल्टा एक्स 0 होगा, डेल्टा एक्स प्लस माइनस लैम्डा, डेल्टा एक्स प्लस माइनस 2 लैम्डा, क्यों भाई, प्लस माइनस 3 लैम्डा और प्लस माइनस 4 लैम्डा। तो मैक्सिमा हो गई 9 और मिनिमा, मिनिमा बनेगी प्लस माइनस 0.5 लैम्डा, प्लस माइनस 1.5 लैम्डा, प्लस माइनस 2.5 लैम्डा, प्लस माइनस 3.5 लैम्डा। 4.5 लैम्डा नहीं होगा। करेक्ट? बताओ। कोई फॉर्मूला मत याद रखना, क्योंकि सब वैल्यू चेंज करेंगे तो सब कहानी पलट जाएगी। क्वेश्चन में कह देगा कि जो स्क्रीन है वो y इक्वल टू 0 के नीचे नहीं है, y इक्वल टू 0 के सिर्फ ऊपर है, तो फिर क्वेश्चन बदल जाएगा ना, क्यों भाई? हम्म, मान लो इस तरह का क्वेश्चन है, ये एक सर्कुलर स्क्रीन है, ठीक, और इस सर्कुलर स्क्रीन के सेंटर पे S1 S2 ये दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं, और इन दोनों कोहेरेंट सोर्सेज के बीच में 4 लैम्डा का गैप है, और इस स्क्रीन का जो रेडियस है वो लार्ज है, जो रेडियस है r, इट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 4 लैम्डा। तो हमें यहाँ पे बताना है कि अगर ये एंगल थीटा है, हमको निकालना है इसमें फाइंड ए पार्ट में एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकेंड डार्क फ्रिंज एंड बी पार्ट में टोटल मैक्सिमा ऑन स्क्रीन। इस पूरे स्क्रीन पे कितनी मैक्सिमा होंगी? अब सर्कुलर स्क्रीन है, बताइए। इस केस में सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। ठीक है, और यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे क्या बनेगा? अब क्योंकि सर्कुलर है तो चारों तरफ है, क्यों भाई? देखो ध्यान से वन बाय वन क्या आएगा। इस बार यहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 होगी, इनफैक्ट यहाँ भी डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 होगी, और इस पॉइंट पे डेल्टा एक्स मैक्सिमम होगा, कितना होगा? 4 लैम्डा, और यहाँ पे भी 4 लैम्डा होगा। तो इसका मतलब है कि बीच में लैम्डा भी होगा, 2 लैम्डा भी होगा, और 3 लैम्डा भी होगा, क्यों भाई? ऐसे ही यहाँ पे 3 लैम्डा, 2 लैम्डा, लैम्डा, फिर इधर लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, और फिर से 3 लैम्डा, 2 लैम्डा एंड लैम्डा। देखो ध्यान से, तो टोटल मैक्सिमा कितनी आ रही हैं? क्या 16 आ रही हैं? बोलिए। अब इसमें से पूछा क्या हुआ है? अब हमसे पूछा हुआ है कि सेकेंड डार्क फ्रिंज की एंगुलर पोजीशन क्या होगी। तो देखो जरा, अब ये YDSE नहीं है, YDSE नहीं है तो क्या करेंगे? तो फिर जो बेसिक बातें पढ़ी हैं वही अप्लाई करेंगे, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। तो उस केस में क्या होगा, हम लोग इस जनरल पॉइंट पे स्टडी कर रहे हैं, ध्यान से देखना, ठीक है? और इस जनरल पॉइंट पे S2 से जाने वाली रे, और इस जनरल पॉइंट पे S1 से जाने वाली रे, इनके बीच में चाहिए हमको पाथ डिफरेंस। ध्यान से समझना, ये वाला एंगल है थीटा और ये वाला डिस्टेंस है d। तो बताओ कि पाथ डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं? क्या पाथ डिफरेंस निकालने के लिए यहाँ से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हैं? बताते जाना।
तो ये लेंथ और ये लेंथ सेम हो जाएगा, और ये जो लेंथ है, अब ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये लेंथ डी कॉस थीटा आएगा। यानी इस केस में पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा नहीं है, डी कॉस थीटा है। बोलिए। और हमें चाहिए सेकंड डार्क फ्रिंज, तो सेकंड डार्क फ्रिंज के लिए इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू 1.5 लैम्डा के इक्वल करेंगे। तो कॉस थीटा कितना आएगा, 1.5 अपॉन 4 आ जाएगा। क्यों भाई, कितना लिखेंगे इसको? 3/8। हमारा ए पार्ट का आंसर होगा कॉस इनवर्स 3/8। देखो यही आंसर हो जाएगा। बताइए, ए पार्ट क्लियर है? ए पार्ट क्लियर है? एंगल कॉस थीटा, थोड़ा सा तेज बोलो, बहुत धीमी आवाज आ रही है। सर एंगल कॉस थीटा वाला क्यों है सर, एक बार बता दीजिए फिर से। देखो हम लोगों ने YDSE में क्या किया था, मैं कहूँगा बेसिक बातें मत भूलो। YDSE में क्या किया था, इन दोनों लेंथ का डिफरेंस कैसे निकाला था, याद है? हमने यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, फिर बोला था कि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, यस सर। जो डिफरेंस है वो ये है, सर ठीक है ना? तो यहाँ डी साइन थीटा बना था, ये ट्राइंगल में ये वाला थीटा था, क्योंकि इस केस में ये भी वही फिगर है, बस थीटा ये वाला है, मतलब YDSE में हम लोगों ने ये वाला थीटा लिखा था। अगर हम ऐसे स्क्रीन बना दें तो ये YDSE बन जाएगा, थीटा ये वाला ले लें तो डी साइन थीटा हो जाएगा। अभी जो थीटा है वो S1 S2 से एंगल पे है, तो हमने जब परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये वाली लेंथ चाहिए, तो ये वाली लेंथ डी कॉस थीटा आ रही है। दो ही सिचुएशन है वैसे, डी कॉस थीटा होगा या डी साइन थीटा होगा। ओके सर क्लियर। ठीक है, और किसी को कोई डाउट इसमें? नंबर ऑफ फ्रिंजेस काउंटिंग में? सर इसको ऐसे कह सकते हैं सर, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पे x इक्वल 0 है सर, वहाँ पे हम लोग एक प्लेन स्क्रीन मान लें सर, और सर उसका सर हम लोग रिफ्लेक्शन इस सर्कुलर स्क्रीन पे देख लें। जैसे तुम लोग नए नए तरीके निकालने लगते हो, अभी हम कुछ ठोस चीज बताओ तो उस पर सोचे भी। अब तुम अपने हिसाब से कहानी बनाते जा रहे हो, ये स्क्रीन ले लें, फिर हम रिफ्लेक्शन ले लें, फिर ये कर लें, तो याद रखो अभी क्या बताएं तुम, सीधे सीधे बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही है। बोलो, इस पॉइंट पे 4 लैम्डा समझने में क्या समस्या है ये बताओ। यहाँ से जो लाइट रे जा रही है और यहाँ से जो लाइट रे जा रही है, इन दोनों रेज में डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस दिख तो रहा है कि ये डिफरेंस 4 लैम्डा का है। अब क्योंकि सर्कुलर है तो जैसा इधर है वैसे इधर है। बोलो। सेकंड वेरिएशन में पढ़ते हैं, व्हेन whole setup of YDSE is immersed in a liquid। सपोज करो कि हमने पूरा का पूरा YDSE का जो सेटअप है वो हमने वाटर में इमर्स कर दिया है, तो क्या चेंज होगा ये बताओ बस। चेंज क्या होगा? सर वेवलेंथ। क्या स्मॉल डी में कोई चेंज होगा? कोई चेंज नहीं होगा। कैपिटल डी में कोई चेंज होगा? कोई चेंज नहीं होगा। लैम्डा में चेंज होगा, और लैम्डा की वैल्यू अगर जो बदल जाएगी, क्या बोल सकते हैं कि वो लैम्डा अपॉन म्यू हो जाएगी? बोलो। और लैम्डा अगर कम हो रहा है तो अल्टीमेटली क्या होगा, देन फ्रिंजेस विल कम क्लोजर टू सेंटर ऑफ स्क्रीन। बताओ, क्योंकि किसी भी फ्रिंज की जो लोकेशन है वो कम हो जाएगी। लैम्डा, पहले लैम्डा डी बाई डी थी, बाद में लैम्डा डी बाई इस म्यू डी हो जाएगी, मतलब म्यू से डिवाइड हो जा रहा है, तो म्यू से डिस्टेंस डिवाइड होने का मतलब पास पास आ जा रही हैं। और हम बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा पैटर्न सेंटर वाले फ्रिंज की तरफ कंप्रेस हो जाएगा। तो भाई होल
pattern is compressed towards center of screen. अब इसमें भी तुम्हें कुछ समझना नहीं है, तुम्हें खाली मतलब इसमें कुछ याद नहीं करना है, समझ ही लेना है कि क्या हो रहा है। लैम्डा की वैल्यू केवल डिक्रीज हो रही है। क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन करो तो क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा तो। देखो ये क्वेश्चन ट्राई करो, बताओ। थर्ड ब्राइट फ्रिंज अब जो बन रहा है नया वाला, तो नया वाला निकालने के लिए पुराने वाले में बस म्यू से डिवाइड कर देना है, एंड दिस इज इक्वल टू पुराना वाला सेकंड डार्क फ्रिंज। तो सेकंड डार्क फ्रिंज कहाँ होता है? फर्स्ट डार्क फ्रिंज होता है 0.5, सेकंड डार्क फ्रिंज 1.5, इस तरह से बढ़ता जाता है। बोलिए डिफिकल्ट है क्या? देखो एक आया हुआ क्वेश्चन है, अब उसमें कई बार पता चलेगा कि इमर्ज्ड इन लिक्विड का केस है, कई बार नहीं पता चलेगा, खाली क्वेश्चन ही सॉल्व करना होगा। जैसे ये जो क्वेश्चन है 33 नंबर, देखो 33 नंबर क्वेश्चन करो, बताओ इसमें। देखो तो सीधा ही है, पहले कह रहा है कि डी डिस्टेंस में 15 फ्रिंजेस बन रही हैं, तो हम लोग लिखेंगे डी इज इक्वल टू 15 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, क्यों भाई? और बाद में उतनी ही डिस्टेंस में 10 फ्रिंजेस बन रही हैं, तो 10 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, तो एक ही लाइन का है, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 750 नैनोमीटर। बोलिए ठीक है ना? तो ये भी इसी का केस हो गया, बेसिकली लैम्डा ही चेंज हो रहा है, ठीक है। देन थर्ड वेरिएशन इज YDSE विथ वाइट लाइट। वाइट लाइट का मतलब है कि उसके अंदर अगर कई सारे कलर्स हम यूज कर रहे हैं एक साथ, तो ये बताओ अभी तक YDSE कौन सी लाइट से यूज कर रहे थे हम लोग? अभी तक YDSE हम कौन से कलर का यूज कर रहे थे? मोनोक्रोमैटिक यूज कर अभी तक हम लोग मोनोक्रोमेटिक यूज कर रहे थे, मतलब एक ही लैम्डा, सिंगल लैम्डा। अभी क्या क्या है? मल्टीपल लैम्डा है। तो इसमें सिंपली हम ये बोलते हैं कि कोई भी एक कलर दूसरे कलर को डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाँ, ये हो सकता है कि स्क्रीन के एक ही पॉइंट पे दो अलग अलग कलर्स का ब्राइट आ जाए, किसी का ब्राइट किसी का डार्क आ जाए, दोनों के डार्क आ जाए, तो स्क्रीन क्या क्या होगा? पूरी की पूरी स्क्रीन हमको मल्टी कलर्ड नजर आएगी। सिर्फ एक पॉइंट स्क्रीन का ऐसा होगा जो व्हाइट होगा। कौन सा पॉइंट होगा वो? सर सेंटर। सेंटर वाला व्हाइट होगा। क्यों? क्योंकि सेंटर पे सारे कलर्स का ब्राइट होगा। जैसे मान लो हमसे कहा जाए कि वॉयलेट कलर के लिए, तो वॉयलेट कलर के लिए लैम्डा का वैल्यू 400 है, तो वॉयलेट का ब्राइट फ्रिंज कहाँ बनेगा? तो वॉयलेट के ब्राइट फ्रिंज का अगर हम फंक्शन लिखें तो हो जाएगा n लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। वॉयलेट के डार्क फ्रिंज का फंक्शन लिखें तो ये हो जाएगा 2n+1 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। बोलिए। इसी तरह से कहें कि भाई नहीं रेड के लिए बताओ, तो रेड के लिए रेड का वेवलेंथ यूज कर लो, मतलब जो पूछा जाए उसका वेवलेंथ यूज कर लो। तो रेड कलर के लिए ब्राइट फ्रिंज कहाँ बनेगा? तो रेड कलर का ब्राइट फ्रिंज हो जाएगा m लैम्डा r कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। रेड का डार्क फ्रिंज कहाँ होगा?
तो रेड का डार्क फ्रिंज हो जाएगा 2m+1 लैम्डा आर कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। कहने का मतलब ये है कि हर कलर अपने लैम्डा के हिसाब से अलग अलग पैटर्न बनाएगा। कोई भी कलर दूसरे किसी कलर को एक साथ होने की वजह से डिस्टर्ब नहीं करेगा। ईच कलर विल हैव इट्स ओन इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है, अब इनको अगर तुम कंपेयर करोगे सभी के ब्राइट को, तो तुम ध्यान से देखो n=0 m=0, मतलब 0 पे सबका ब्राइट है या नहीं है? तो अगर सारे 0 पे प्रेजेंट होंगे तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो है विल बी वाइट कलर्ड, ठीक है ना। और रेस्ट ऑफ द स्क्रीन कैसा होगा? रेस्ट ऑफ द स्क्रीन विल बी मल्टी कलर्ड। रेस्ट ऑफ द स्क्रीन विल बी मल्टी कलर्ड, मतलब कहीं रेड, वायलेट, येलो, ग्रीन, मतलब इनफाइनाइट कलर है तो इनफाइनाइट टाइप से कहीं कहीं कोइंसाइड होंगे। कौन कहाँ कोइंसाइड होगा उस सब का क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर। हाँ, जैसे पूछा जाए कि ब्राइट फ्रिंज ऑफ रेड एंड वायलेट विल कोइंसाइड, तो बताओगे कि इनके ब्राइट फ्रिंज कहाँ कोइंसाइड करेंगे, क्या कंडीशन होगी? तो देखो, इनके ब्राइट फ्रिंज कोइंसाइड करने की कंडीशन होगी कि y की वैल्यू वायलेट के लिए और y की वैल्यू रेड के लिए बराबर कर दो। तो यहाँ से अगर आप n/m निकालोगे तो ये 7/4 आएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि 7th ब्राइट फ्रिंज वायलेट का, क्यों भाई, कोइंसाइड करेगा 4th ब्राइट फ्रिंज किससे? रेड से। तुम ऐसे भी देख सकते हो कि वॉयलेट का 7th है, यानी 7 × 4 वो भी 28 आएगा, और रेड का 4th है तो 4 × 7 वो भी 28 आएगा। तो एक तरह से इन दोनों वैल्यूज का ये एलसीएम भी है या नहीं है? क्यों भाई, जैसे ये बन रहा है मान लो 7 mm पे और ये बन रहा है 4 mm पे, तो ये 7 पे बनेगा, फिर 14 पे, फिर 21 पे, फिर 28 पे, ये 4 पे, 8 पे, 12 पे, 16 पे, 20 पे, 24 पे और 28 पे। तो दोनों कोइंसाइड कहाँ कर रहे हैं? बात समझ में आई? दोनों के कलर कोइंसाइड कहाँ कर रहे हैं? तो 28 पे कोइंसाइड कर रहे हैं। तो 28 इज एक्चुअली 7 और 4 का जो 28 है वो एलसीएम है, ये भी ध्यान रख सकते हो। बोलिए। यस सर। बताओ, क्लियर है या कोई डाउट है? ठीक है, देन फोर्थ वेरिएशन इज when a glass slab is put in front of any of the slits. When a glass slab is put in front of any of the slits. तो इसको पहले समझते हैं, और इसमें हमको एक बात समझनी है, that is concept of optical path difference. कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस देखना जरा ध्यान से। जैसे मान लेते हैं कि ये वेव 1 है और ये वेव 1 वैक्यूम में ट्रैवल कर रही है, और ये वेव 2 है, ठीक है। और ये जो वेव 2 है इसको हमने एक डेंसर मीडियम से पास किया है,
और ये जो डेंसर मीडियम है वो म्यू थिकनेस का है और टी म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है और टी इसकी थिकनेस है। तो ये बताओ कि जब ये एंटर हो रहे होंगे, मतलब जब ये दोनों वेव होंगे, तो ये जो वेव फ्रंट्स हैं, क्या ये वेव फ्रंट्स सेम फेज में ही होंगे? बोलो। लेकिन ये बताओ कि जब ये पॉइंट यहाँ पे एंटर हुआ, मतलब पॉइंट ए, और ये रहा पॉइंट, ये भी ए है, जब ये निकलेंगे यहाँ से एग्जिट होंगे, तो क्या ये ए और ए दोनों एक साथ होंगे या कौन आगे पीछे होगा, बताओगे? ऊपर वाला सर V1 वैक्यूम आगे वाला होगा। आगे होगा। हाँ, जब ये वाला ए यहाँ पे एग्जिट होगा यहाँ पे, तो ऊपर वाला ए कहाँ होगा? सर वैक्यूम वाला आगे होगा थोड़ा। आगे होगा क्या ये कहीं। आगे होगा? तो मुझे सिर्फ ये बताओ कि ये कितना आगे होगा, ये बताओ। तो कहने का मतलब है कि ये वाला ए और यहाँ पे आने वाला बी, क्या ये दोनों सेम फेज में होंगे? इनके बीच में होगा कुछ पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस कितना आएगा, यही बस हमको निकालना है। ऊपर वाली डिस्टेंस बताओ क्या होगी? बोलो। सर v स्पीड मान ले तो v इंटू टी अब नहीं, वन बी माइनस नहीं, बी बी की बात नहीं कर रहे हैं। ए से जो ए पहुंचा है, ए के बीच में क्या डिस्टेंस है, जो मैंने एरो दिखाया हुआ है, वो डिस्टेंस कितनी है? T1 - 1 by mu। नहीं बेटा, देखो जितनी देर में इसने यहां से यहां पहुंचा, उतनी देर में ये थोड़ा आगे चला गया। क्यों, कितना आगे जाएगा? तो देखो इसका स्पीड है c अपॉन म्यू और इसका स्पीड है c। तो अगर उसका स्पीड म्यू टाइम्स ज्यादा है, तो उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी म्यू टाइम्स ज्यादा होगा, यानी ये जो डिस्टेंस होगा वो म्यू टी आएगा। बात समझ में आई? और ये जो म्यू टी है, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ, ऑप्टिकल पाथ लेंथ। और अगर हम इलेबोरेट करके लिखें तो ये बोल सकते हैं कि इट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव in vacuum in the same time, in the same interval spent in denser medium। मतलब डेंसर मीडियम ट्रैवल करने में जो टाइम लगा है, उतना ही टाइम अगर वैक्यूम में ट्रैवल करेगा, तो जो डिस्टेंस ट्रैवल होगी उस डिस्टेंस को बोल रहे हैं ऑप्टिकल पाथ लेंथ। तो अब बात आती है कि ए और बी में पाथ डिफरेंस, ए और बी में कौन आगे है, किसका पाथ बड़ा है? क्यों भाई, दिखने में तो बी का जो पाथ है वो ये है और ए का पाथ ये है, तो दिखने में तो दोनों के पाथ सेम है, लेकिन जो ए का पाथ है वो एक्चुअली टी नहीं है। ए क्योंकि म्यू मीडियम में चल रहा है, तो इसका ऑप्टिकल पाथ म्यू टी बनेगा। तो जब हम इनके बीच में पाथ डिफरेंस लिखेंगे ना, तो वो पाथ डिफरेंस म्यू टी माइनस टी होगा, दैट इज म्यू -1 इंटू टी। ये बात आपको ध्यान रखनी है आगे के लिए बस। मतलब अगर एक लाइट रे वैक्यूम में चल रही है और एक लाइट रे टी डिस्टेंस म्यू मीडियम में चल रही है, तो उसको क्रॉस करने के बाद दोनों में जो पाथ डिफरेंस आएगा वो म्यू -1 टी होगा। और ये पाथ हमें किस में ऐड करना होगा, हमें ए में ऐड करना होगा। ए का पाथ ज्यादा है, बोलो भाई। ए का जो एक्चुअल पाथ होगा वो टी में म्यू -1 टी ऐड करना पड़ेगा, म्यू टी है ना उसका पाथ। बोलिए, ये बात क्लियर है? एंड व्हाट इज ऑप्टिकल पाथ लेंथ, ये मैंने यहां लिख दिया है। बोलिए, कोई डाउट है तो इसमें? अब अगर हम YDSE में अगर हम लोग एक प्लेट लगाते हैं, देखो ये हो गया सामने स्क्रीन, ठीक है।
ये हो गई इसकी सेंटर वाली लाइन, और हमने एक ग्लास प्लेट इसके आगे लगा दी है, देखो। और ये जो ग्लास प्लेट लगाई है ये म्यू कॉमा टी है, S1 S2, ठीक है। तो एक लाइट रे यहाँ से सीधे जा रही है और एक लाइट रे यहाँ से सीधे जा रही है। अब तुम ध्यान से ये बताओ कि दोनों में जो पाथ डिफरेंस होगा वो सिर्फ S2P माइनस S1P होगा या कुछ और बनेगा, थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा, बताओ भाई। चेंज करना पड़ेगा ना थोड़ा सा, बताइए। इस बार जो चेंज करना है उसी को तुम्हें ध्यान से लिखना है। अब देखो जब हम P पॉइंट पे पाथ डिफरेंस लिखेंगे तो उसको लिखेंगे S2P माइनस S1P, लेकिन ध्यान रखना S1P को हम लोग डैश करके लिखेंगे क्योंकि S1P जो दिख रहा है वो है नहीं, जो दिख रहा है उससे ज्यादा है थोड़ा। तो हम S1P को S1P नहीं लिखेंगे, S1P को S1P डैश लिखेंगे। इस स्टेप में कोई डाउट? अब जब अगले स्टेप में इसको लिखेंगे और इसको ओपन करेंगे तो इसको ओपन करके लिखेंगे S1P में हमें ऐड करना होगा म्यू माइनस 1 इंटू टी, क्योंकि जितना दिख रहा है उससे वो थोड़ा ज्यादा है। कितना ज्यादा है? म्यू माइनस 1 इंटू टी। नेक्स्ट स्टेप में S2P माइनस S1P अलग कर लो और बाकी वैसे ही लिखा रहने दो। और S2P माइनस S1P को हम लोग लिख सकते हैं d साइन थीटा, ठीक है। और इसमें अगर अप्रोक्सीमेशन लगा दें कि अगर भाई थीटा स्मॉल है तो हमारा जो डेल्टा एक्स है वो आ जाएगा डी वाई डी बाई डी बन जाएगा ये, tan थीटा की वैल्यू y अपॉन कैपिटल डी रखेंगे तो, और म्यू माइनस 1 इंटू टी। अब तुम ऐसे समझ लो कि आगे की कहानी एकदम कॉमन है। अगर हमें ब्राइट फ्रिंज चाहिए तो डेल्टा एक्स को n लैम्डा कर देंगे, डार्क फ्रिंज चाहिए तो डेल्टा एक्स को हम 0.5 लैम्डा का ऑड मल्टीपल बोल देंगे, y की वैल्यू निकल आएगी। और ऐसे केस में जहां पे डेल्टा एक्स एक सर्टेन वैल्यू से चेंज हो जा रहा है, क्योंकि ये वैल्यू क्या आ रही है? कांस्टेंट आ रही है, तो इस केस इसका रिजल्ट ये होता है कि होल फ्रिंज पैटर्न shifts by certain distance। मतलब कोई चेंज नहीं आता है उसमें, पूरा का पूरा पैटर्न जो है वो कुछ डिस्टेंस से शिफ्ट हो जाएगा। अब ऊपर शिफ्ट होगा या नीचे शिफ्ट होगा वो हमें निकालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे ये निकालो, अगर हम ब्राइट फ्रिंजेस की बात करें तो देखो ध्यान से, डेल्टा एक्स को लिखेंगे n लैम्डा के इक्वल। तो यहाँ से अगर आप y ब्राइट फ्रिंज निकालो तो वैल्यू आएगी n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d एंड प्लस म्यू माइनस 1 t कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तो बताओ इस एक्सप्रेशन को देख के क्या लगता है कि इसमें शिफ्टिंग किधर हुई है? ऊपर हुई है, नीचे हुई है, किधर हुई है? तो भाई जो पैटर्न शिफ्ट हुआ है वो कहाँ हुआ है? सर अपवर्ड। अपवर्ड शिफ्ट हुआ है। तो ये जो वैल्यू निकाली है ना, दिस इज शिफ्टिंग। अब क्या हो रहा है ना कि हर फ्रिंज इसी अमाउंट से शिफ्ट हो जा रहा है, तो सेंटर वाला भी इस डिस्टेंस पे पहुंच जाएगा, फर्स्ट वाला और ऊपर पहुंच जाएगा, सेकंड वाला और ऊपर पहुंच जाएगा, इस तरह से। तो प्लेट इंट्रोड्यूस करने का यही इफेक्ट है बस। एक बार देख लीजिए सारी बातें, फिर कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। सर हाँ सर जो आपने स्लैब से पास होती हुई सर रे दिखाई है सर, वो हाँ एक्चुअली थोड़ी सी बेंड होगी ना सर? हाँ, बट उतना, लेकिन क्योंकि होता क्या है ना, टी की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है तो उस उतनी चीज निगलेक्ट कर दे रहे हैं। ऐसे समझ लो कि एक हमने खाली एक प्लास्टिक की शीट लगा दी है बिल्कुल निग्लिजिबल थिकनेस की, बहुत ज़्यादा थिक नहीं होगी, वो समझाने के लिए मैंने बड़ा बड़ा बना दिया है। थिकनेस बहुत स्मॉल होती है तो उससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो स्लांट लेंथ है या वो सीधी वाली लेंथ है, ठीक है ना। बोलिए। देखो नोट करो, कुछ डाउट है पूछो। सर यहाँ एक चीज नहीं समझ आया सर। हाँ। सर ये जो इफेक्ट आया है सर, ये सिर्फ इसका इफेक्ट है, स्पीड कम हो जाने का?
हाँ, स्पीड कम हो जा रही है तो उसको क्रॉस करने में टाइम ज़्यादा लग रहा है। अगर वो उतना ही टाइम तो वैक्यूम में सर चलता तो ज़्यादा डिस्टेंस चलता। सर रिफ्रैक्शन जो होता है सर उसका कोई इफेक्ट नहीं आया यहाँ पे। नहीं तो ग्लास प्लेट है ना यार, ग्लास प्लेट में तो जिस डायरेक्शन में जाएगी उसी डायरेक्शन में निकलेगी ना, पैरेलली निकलती है। वो तो है सर, लेकिन लेटरल डिस्प्लेसमेंट नहीं होता सर, थोड़ा आगे आ जाता है। बेटा मैंने बोला तो स्मॉल टी को नेग्लेक्ट मानना है, स्मॉल टी की वैल्यू इतनी बड़ी नहीं ले लेनी है, इतना बड़ा नहीं ले लेना है स्लैब की हमें दिक्कत हो जाए। बहुत पतली सी स्लैब रखते हैं। देखो इसमें करो 37 देखो। वाईडीएससी के क्वेश्चन इसमें कर सकते हो सारे। देखो 37। देखो पढ़ो क्या कह रहा है क्वेश्चन में। टू लाइट वेव्स हैविंग सेम वेवलेंथ लैम्डा इन वैक्यूम आर इन फेज इनिशियली, देन फर्स्ट travels a path L1 in a medium of N1 while the second travels a path L2 in a medium N2। तो फेज डिफरेंस बताना है। तो देखो पाथ डिफरेंस क्या होगा दोनों के बीच में, पाथ डिफरेंस लिखेंगे x2 माइनस x1। तो देखो L2 माइनस L1 नहीं करेंगे बल्कि N2 L2 माइनस N1 L1 करेंगे, क्योंकि हमें उनका ऑप्टिकल पाथ लेना है और ऑप्टिकल पाथ लेने के लिए उस मीडियम वाले पाथ में हम मल्टीप्लाई कर देंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो ये पाथ डिफरेंस हो गया। तो फेज डिफरेंस कितना होगा, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, बस हो गया। बताइए समझ में आया कैसे लिखा या नहीं। ज्योमेट्रिकल पाथ और ऑप्टिकल पाथ में फर्क है। ज्योमेट्रिकल पाथ अगर टी है तो ऑप्टिकल पाथ म्यू टी है। बताइए 37। क्लियर है या कोई डाउट है। हम्म, और देखो ये देखो 35 क्वेश्चंस जो भी इनफैक्ट आए हुए हैं सीधे सीधे आए हुए हैं, ऑलमोस्ट फॉर्मूला बेस्ड। देखो 35। इसका आंसर 28 आना चाहिए। बताना है तो बोलो, नहीं नेक्स्ट 34 करो।
33 में तो सीधे सीधे कह रहा है 16 fringes are observed in a certain segment of this screen when 700 is used। तो 700 से 400 कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा? तो ये तो सीधे सीधे बोल सकते हैं 16 इंटू 700 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, दिस इज इक्वल टू n इंटू 400 इंटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो यहाँ से n की वैल्यू 28 आ गई। बोलो, देखो 34। बताओ जल्दी से क्या आंसर आएगा? सर ए ऑप्शन। ए ऑप्शन आ रहा है करेक्ट। कह रहा है कि जहां पे ब्राइट फ्रिंज बन रही है 1.27 mm पे, तो वहीं पे हमको पार्ट डिफरेंस निकालना है। तो देखो पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला तो सीधे सीधे ये है वाई डी बाई डी, है या नहीं है बताओ? वाई डी बाई डी इज पार्ट डिफरेंस। वाई डी एसी में बीच में आया था, तो वाई की जगह है 1.27 mm, ठीक है, डी की जगह है 1 mm एंड डिवाइडेड बाई कैपिटल डी की जगह है 1 मीटर। तो ये अल्टीमेटली 1.27 माइक्रोमीटर हो गया। बोलो, बोलिए। और देख लो, ये 36 देख लो। थर्टी सिक्स देख लीजिए। क्या आ रहा है? देखो एंगुलर विड्थ का मतलब वो एंगल निकालना है, वो एंगल निकालने के लिए डिस्टेंस में कैपिटल डी से डिवाइड कर दोगे, एंगल आ जाएगा। एंगुलर विड्थ का मतलब हुआ ये। नॉर्मली हम लोग ये डिस्टेंस निकालते हैं स्क्रीन के ऊपर डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस होता है कैपिटल डी। तो अगर हमें किसी का भी एंगुलर विड्थ निकालना है, एंगुलर पोजीशन निकालना है, मतलब ये एंगल चाहिए, तो ये एंगल निकालने के लिए उस डिस्टेंस में कैपिटल डी से डिवाइड कर देना है। क्या आ रहा है इसमें बताओ? लैम्डा दिया हुआ है, स्मॉल डी दिया हुआ है, तो हमें एंगुलर विड्थ पूछा हुआ है। तो देखो एंगुलर विड्थ हो जाएगा, दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में डिस्टेंस क्या होता है? दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस होता है लैम्डा डी बाई डी, और इसमें कैपिटल डी से डिवाइड कर दो, तो ये लैम्डा अपॉन डी आ जाएगा सीधे सीधे। तो लैम्डा का वैल्यू है 500 नैनोमीटर और डी का वैल्यू है 0.05 मिलीमीटर। तो जरा डिवाइड करो, ये कितना बनेगा? सर डी है आंसर। 10 to the power -3।
ये तो आ रहा है 10⁻⁻², लेकिन ध्यान रखना ये आ रहा है रेडियन में। डिग्री में बदलने के लिए क्या करोगे, इंटू 180 डिवाइडेड बाई पाई करेंगे। तो उससे ये 0.57 आएगा। बात समझ में आई? ठीक है। अब इसमें डीपीपी में भेजे दे रहा हूँ, और इस डीपीपी में YDSE वाले जितने भी क्वेश्चन है वो सब आप कर सकते हो। अब इस चैप्टर में बस एक दो फॉर्मूले बचे हुए हैं। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का एक फॉर्मूला है, और उससे रेजोल्यूशन के फॉर्मूले हैं। प्रूफ की तो खैर ज़्यादा जरूरत है नहीं, तो फॉर्मूले बता के क्वेश्चन सीट करने हमको हो ही गया ऑलमोस्ट। समझने वाली बातें सारी हो चुकी हैं, ठीक है ना। मैं डीपीपी भेज देता हूँ। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन और रेजोल्यूशन बचा हुआ है, ठीक है। बोलिए।